हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे चल रहे हैं। ठीक है। हर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन ने किसी वजह से नहीं स्टार्ट की है, नई क्लासेज रेगुलर मिल पाई, नहीं तैयारी शुरू हो पाई, कैसे तैयारी शुरू करें, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हों, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपके लिए आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, इन तीनों के लिए क्रैश कोर्स विथ अनसॉल्व पेपर सॉल्विंग लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 10 से 15 अप्रैल, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 10 से 15 अप्रैल तक में आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कर देंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकें। ठीक है। तो इस अनसॉल्व पेपर विथ क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज हम आपको साइंस में आपका एक चैप्टर है लाइट। ठीक है। लाइट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आज हमारा आपसे होने वाला है। हम कोई स्पेसिफिक आपको रूल नहीं बताएंगे, इसमें कोई मेथड्स नहीं, बट जो बताएंगे वो आगे आने वाले आपके जो चैप्टर है, जो आपको सिलेबस को कवर करेगा, उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जानकारी के बिना आप आगे उसमें पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में। तो देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हम स्टार्ट में जा रहे हैं, लाइट, प्रकाश, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी जो आप ट्यूबलाइट में, कैंडल में और सनलाइट में देखते रहते हैं नॉर्मली, कि हाँ लाइट दिख रही है आपको। ठीक। वो लाइट एक्चुअली में है क्या, उसमें मतलब कि कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको इतना कुछ जानने को मिलने वाला है। ठीक है। नॉर्मली द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइट? प्रकाश है क्या? प्रकाश की परिभाषा क्या है? ठीक है। तो परिभाषा जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। प्रकाश और कुछ नहीं, एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ती है। दैट्स इट, इतनी ही होती है लाइट। ठीक है। बट खत्म नहीं हुआ, आगे कहानी और भी है। प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है। कहेंगे ये अजीब सी बात कर दी है कि प्रकाश खुद क्यों दिखाई नहीं पड़ता? दिखाई तो पड़ता है, सूर्य की रोशनी तो दिखाई पड़ती है, ट्यूबलाइट को देखिए, कैंडल को देखिए, जो दिखाई पड़ती है एक्चुअली वो लाइट नहीं है जो हम और आप देखते हैं। ठीक है। लाइट में वो एक्चुअली में उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश का एक रूप है। एक्चुअल में लाइट को आप देख नहीं सकते। रीजन, लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। और लाइट को ही नहीं, लाइट को ही नहीं, आप ऊर्जा के किसी भी रूप को नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन लेकिन ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। कैसे जानते हैं? सूर्य से हमको मिली क्या? सूर्य का प्रकाश मिला। ठीक है। सूर्य का प्रकाश हमने कहाँ पे पढ़ाया? सोलर सेल पे पढ़ा दिया। ठीक है। वही सूर्य का प्रकाश आपका नदियों पे पड़ रहा है, धरातल पे पड़ रहा है, उसी सूर्य के प्रकाश को हमने वहां पे ले जाके सोलर सेल रख दिया, सोलर पैनल लगा दिया। तो अब जो सूर्य का प्रकाश है वो सौर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले ही बता दिया, प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में तो सहायक है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सहायता से हमको वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। और नॉट ओनली लाइट बट एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट लाइट। अब पता चला कि हम आपको इतनी कम रोशनी दे दिए और कह दिए कि देखो, आपने तो कहा था कि प्रकाश ऊर्जा है जो देखने में सहायक है, और इतनी कम रोशनी दे दिया उसमें कुछ देख ही नहीं सकते। अब जुगनू की रोशनी में आप कुछ देख सकते हैं? हाँ, जुगनू के बराबर की रोशनी आपको दे दिए और कह दें कि जरा देख के बताओ हमको वहां पे 40 मीटर 50 मीटर दूर पे क्या है। नहीं, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। ठीक है। अब टू द पॉइंट कि जो वस्तुएं हमको दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, या फिर लगभग जितनी वस्तुएं मतलब कि आंखों की दृश्य क्षमता जितनी होती है जो हम देख सकते हैं, वो सब सारी चीजें प्रकाश की उपस्थिति में हम देखते हैं। ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट हुआ, सराउंडिंग्स हो गई, चीजें हो गई, कुर्सी, मेज, टेबल, कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, सोलर लाइट्स, आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई,
एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। अगर इन चीजों को मोटे तौर पे अगर बांटा जाए तो दो चीजें हमको दिखती हैं। पहली, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो खुद प्रकाशमान है, मतलब वो प्रकाश का खुद उत्सर्जन कर रही हैं। जैसे बिजली का बल्ब हो गया, स्ट्रीट लाइट्स जो आपकी सड़कों के किनारे लगी हुई है वो हो गई, ठीक है। जो जलती हुई मोमबत्ती है वो हो गई, ठीक है। मतलब कि जितनी वस्तुओं को आपने देखा प्रकाश की मौजूदगी में, उनमें से कुछ खुद प्रकाश उत्सर्जन कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया आपका, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई और बर्निंग कैंडल हो गई। और दूसरी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपका बेड हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह पूरी चीजों को दो भागों में हम क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं, उनको हम कह देते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। और दूसरी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही हैं, सिर्फ प्रकाश के मौजूदगी में दिखाई पड़ रही हैं, उनको हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं, ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हम प्रकाश की मौजूदगी में वस्तुओं का करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी हम लोग नेचर ऑफ लाइट में देखते हैं, पारदर्शक होती है, पारभाषक होती है वस्तुएं, अपारदर्शी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हमने बताया कि ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट है, आगे हम चर्चा डिटेल में करेंगे, ठीक है। आपके क्लास 10th के जो सिलेबस की बात, आपके सिलेबस में दो चीजें रखी गई हैं। पहला आपका है दर्पण, मिरर, दूसरा है आपका लेंस, ठीक है। तो अब दर्पण में नॉर्मली दर्पण क्या है, कैसे बनता है, कितने तरह के होते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब इमेज कैसे बनती है, ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है। इतनी ही आपके सिलेबस में कुछ चीजें रखी गई हैं मेन जो है। और दूसरी है आपका अपवर्तन। अपवर्तन में आपको बताना पड़ेगा अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा लेंस के द्वारा जब आप अपवर्तन पढ़ते हैं, देखिए अपवर्तन और लेंस अलग अलग नहीं है। लेंस जो है अपवर्तन का ही एक स्पेसिफिक पार्ट है, जिसमें कि इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस और मिरर के फॉर्मूले जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो आपके प्रतिबिंब बन रहे हैं, इमेजेस बन रही हैं, उनमें दोनों में किस तरह से बन रही है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीजें कवर होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है मिरर। मिरर है क्या, दर्पण क्या चीज है, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, ठीक है, हम अपने घर पे जो डेली यूज में मिरर यूज करते हैं, ठीक है, अपने चेहरों को देखने के लिए बहुत सारे, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण जो होता है वो चीजों को परावर्तित करता है। मतलब मतलब ये है, जैसे आप सामने कोई दीवार है, आपने उस दीवार की तरफ बॉल फेंकी है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, दीवार फेंक दी तो दीवार भाग गई या फिर बॉल फेंक दी तो बॉल दीवार के साथ भाग गई, ये नहीं होगा। दीवार अपनी जगह रहेगी, ठीक है, और बॉल वापस लौट आएगी। तभी तो कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट में बहुत यूज होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूटेगी कैसे, वही ये दीवार भागती क्यों नहीं, भागेगी कैसे, ठीक है। ये मतलब कि न्यूटन्स लॉ है। वहां पे कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। या हम लोग को लगता है कि यहाँ पे चीज कोई रखी हुई है तो पड़ी हुई है ऐसे, या चल रही है तो चलती ही जा रही है, नहीं, फिजिक्स है, साइंस है, यहाँ भी साइंस है, ठीक है। न्यूटन ने बहुत पहले बता दिया था कि जड़त्व का नियम है भैया, ऐसा ही नहीं है कुछ रखा हुआ तो ऐसे रखा हुआ है। कब तक रखा रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर न लगाया जाए। वो भी आपके सिलेबस में अगर देखें कब होगा, कवर करेंगे, बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं, दर्पण मिरर की बात करते हैं, ठीक है। आज जनरल इंट्रोडक्शन में बातें होंगी और जो चीजें होंगी और बताएंगे डिटेल में, आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या आने हैं, जो ऑलमोस्ट आता है जो आपका सिलेबस वो हमको बता दिए, आना इतने में से ही है और कुछ है ही नहीं। मिरर, देखिए मिरर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कांच की प्लेट होती है, ठीक है।
कांच की प्लेट। अब वो कांच की प्लेट एकदम सीधी सी प्लेट हो सकती है, सॉरी सीधी सी प्लेट हो सकती है, या फिर ये कर्व इस तरह का हो सकता है, या फिर ये कर्व आपका इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अभी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है तो वही, इसको चाहे इस तरह से पढ़ के घुमा दो, बनना वही, मेन यही तीनों होते हैं। ठीक है, मेन यही तीनों होते हैं। अब हमने कांच की एक पारदर्शक प्लेट ले ली। ठीक है, ये सीधी सी प्लेट है कांच की नॉर्मली, उसमें हमने क्या किया, किसी भी एक साइड में वो ब्लैकिश कर दिया, मतलब कलई कर दी, जिससे प्रकाश इसके आर पार ना जा सके। ठीक है, तो ये हमारा मिरर इसी तरह से बनता है, अब कुछ होता नहीं मिरर में। ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, इसमें हमने जो इसका भाग उठा हुआ है बाहर की तरफ, कॉन्केव कॉन्वेक्स एरिया है, इसको हमने ब्लैक कर दिया। ये वाला जो एरिया बचा, ये आपका परावर्तन यहाँ से होगा, इसमें इस सरफेस से, और ये जो आपका दर्पण बनेगा, ये आपका बनेगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स वाला अगर कलई हो गया है, कॉन्केव वाले से परावर्तन होगा, और जिस सरफेस से परावर्तन होगा वही दर्पण बनेगा। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा नहीं कर सकते कि कॉन्वेक्स वाला एरिया मतलब कि कलई कर दिए हैं तो एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, नहीं, ये कॉन्केव मिरर होगा। क्यों? रिफ्लेक्शन या इसका जो है कॉन्केव वाले सरफेस से हो रहा है। अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे ठीक इसके उल्टा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो कॉन्वेक्स एरिया उसको कलई किया हुआ था, इसमें जो कॉन्केव एरिया है उसको कलई कर देंगे। ठीक है, इसमें जो परावर्तन होगा वो इस सरफेस से होगा आपके। ये वाला जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो फर्जी नहीं बता रहे हैं, सिलेबस में है आपके। ठीक है, अभी बड़ी मस्ती में ले रहे हैं कि अरे ये तो पता नहीं क्या, तो नहीं भैया सिलेबस में है। ठीक है, आगे मिलेगा और डिटेल मिलेगा, लेकिन मिलेगा यहीं। ठीक, शुरुआत यहीं से होगी। ऐसा होता है ना कि बिना ABCD पढ़ाए आप किसी को डायरेक्ट अगर बोल दिए कि चलो हम तुमको सेंटेंस पढ़ाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, उसके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। ये नॉर्मल है, ABCD है ये आपके मिरर वाले टॉपिक। ठीक है, अब ये सारी बातें होगी, हमने आपको बता दिया। और ये सॉरी वो नहीं बताया हमने, ये समतल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें जो परावर्तक तल है ये प्लेन है, तो ये आपका समतल दर्पण हो जाता है, प्लेन मिरर हो जाता है, समतल दर्पण। ठीक है, ये का जो उठा हुआ हिस्सा है कॉन्वेक्स एरिया है, तल एरिया है, उसमें कलई कर दिया, तो जो रिफ्लेक्शन हो कहाँ से हो रहा है, अवतल वाले एरिया से। जिस एरिया से इसका परावर्तन हुआ वो एरिया परावर्तक तल होता है, और जो परावर्तक तल होता है उसी के नाम पे दर्पण का नाम पड़ जाता है। मतलब अवतल दर्पण का सिंपल मतलब इसमें परावर्तन अवतल वाले सरफेस से हो, अवतल वाले तल से। और उत्तल दर्पण का मतलब यहाँ पे परावर्तन उत्तल वाले सरफेस से हो, कॉन्वेक्स वाले सरफेस से हो। ठीक है, अब बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग में बताया जाएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिवाइज करते रहिएगा क्या क्या बताया गया। हमने फर्स्ट आपको लाइट बताया, लाइट है क्या, उसके बाद हमने लाइट के बेसिस पे जितनी वस्तुएं देखी हैं उनको क्लासिफाई किया, क्या, दो भागों में, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, याद है किसी को? नहीं याद होगा, कुछ को याद होगा, कुछ तुक्का लगा रहे होंगे मस्ती में, चलो ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो खुद का प्रकाश जिनका होता है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है। अदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरों से प्रकाश लेती हैं और दिखाई पड़ती हैं, और दिखाई भी तभी पड़ती है जब वो परावर्तित करेंगी। ये जो परावर्तन पढ़ रहे हैं ना, जो वस्तुओं को देखते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, ठीक है, अंधेरे में भी टॉर्च जला के, वो यहीं से होता है। परावर्तन नहीं करेगा, सोख लेगा ना पूरा प्रकाश, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सरफेस होते हैं जितने भी लाइट डालोगे पूरा सोख लेंगे, कुछ परावर्तित ही नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे कि पूरा हमारा प्रकाश गया कहाँ। ठीक है,
तो परावर्तन में जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग 10th में है अभी, आगे 11th में भी साइंस है, 12th में भी साइंस है, और उसके आगे भी अगर आप लोग की कोई भी कोर्स साइंस स्ट्रीम से करते हैं, आप बीटेक करने गए, ठीक है, या फिर आप लोग की मेडिकल की पढ़ाई के वहां भी साइंस आए, फिजिक्स तो आएगी ही आएगी, या फिर आप बीएससी करने गए, मतलब कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें साइंस का ढूंढना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे समतल दर्पण की बात की, उसके बाद हमने फिर उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण की बात की, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा, हम कोई भी मिरर ले लेते हैं, उत्तल अवतल मैटर नहीं करता है, क्योंकि चीजें लगभग कॉमन ही रहनी है सभी में, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ तल है, उत्तल वाला तल है, वो कला ही रहेगा, और जो परावर्तक तल होगा वो अवतल वाला एरिया होगा, ठीक है। ये मान लिए हमारा ए बी, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अब ये जो अवतल दर्पण है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये किसी कंप्लीट सर्किल का एक पार्ट रहा होगा, कि ये किसी एक कंप्लीट सर्किल का एक पार्ट रहा होगा, उसमें से इसको काट दिया भी गया, इतना ये कर्व निकल गया, इसको हमने कलई कर दिया, ये हमारा दर्पण बन गया, ठीक है। अब जब ये कोई सर्किल का पार्ट रहा होगा, तो सर्किल में आप सब जानते हैं कि सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, ठीक। अब मान लो कि ये सेंटर इस हमारे कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के उस सर्किल का है, जिसे कंप्लीट होकर पूरा बनता था, लेकिन अब ये पूरा नहीं बना, हमने इसको काट के बाहर निकाल दिया, बट सेंटर इसका यही रहता, अगर कंप्लीट होता तो सेंटर तो यही रहता, ठीक है। अब इस सेंटर से आप तक प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, बट थ्योरेटिकली इस सेंटर से हो के इस मिरर को जाने वाली एक लाइन खींच दी, ऐसे खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लाइन इस मिरर को जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट पी, इसे कहते हैं पोल ऑफ मिरर, मतलब दर्पण का इसको ध्रुव कहा जाता है, पोल। और ये जो सी होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, मतलब जिस गोली भाग से इस दर्पण को अलग किया गया है, उसका जो केंद्र होता है, वो इस मिरर का भी सेंटर कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और इस सेंटर और इस पोल के बीच की जो दूरी होती है, उसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और ऑब्वियस बात, नया कुछ नहीं है, त्रिज्या सबको पता है ना, एक सर्किल होता है, सर्किल के सेंटर से उसके पेरिफेरी या परिधि को कोई लाइन मिला देती है, वो आर होती है, रेडियस होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने कुछ नहीं किया, इतना भाग इसका निकाल के बाहर कर दिया, इस वाले भाग को ब्लैक कर दिया, ये कर्व बन गया पूरा सर्किल से, तो जो रेडियस थी वो रेडियस आप कर्वेचर हो गई, वक्रता शब्द आगे जुड़ गया, क्योंकि ये बन गया वक्र, इसकी त्रिज्या बन गई वक्रता त्रिज्या। तो सब कुछ नया नहीं बताना है, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। ये आपकी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहां से, इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये वाली दूरी, इस दूरी को अगर आधे भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, हाफ, एक पॉइंट मिलता है एफ, ये होता है फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, ठीक। मतलब अगर हम फोकस बिंदु को, फोकल पॉइंट को एफ से डिनोट करें, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये वक्रता त्रिज्या के ठीक आधे पे होता है। और ये सब ऐसे नहीं बता रहे हैं, अभी जब आप मिरर से देखेंगे ना कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर की गोली ये दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जब आप सीखेंगे, ये पॉइंट काम में आता है, ये वाला भी काम में आता है, दोनों काम में आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कभी कभी इस वाले फॉर्मूले में, और एक फार्मूला और है, वो भी बताया जाएगा आगे, सब्र रखिए, सब बताया जाएगा, ठीक है। अब सेंटर से पोल तक की दूरी तो आर हो गई, तो ये जो आधे से बांटे हैं, इसको आधा आधा कर दिए हैं, ये फोकल पॉइंट और ये पोल की दूरी,
ये भी तो दूरी है, इसका भी कुछ नाम होगा, कुछ तो होगी दूरी ना। ये होती है आपकी फोकस दूरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और ये जो दूरी होती है, ये स्मॉल ऑफ सॉरी, ये होती है आपकी r बाई 2। इसका जो वैल्यू, ये जो पॉइंट होता है, ये इस रेडियस के आधे पे होता है। ठीक है, और जो जो डिस्टेंस होती है ये पूरी यहाँ पे बात एक ही है। ये पॉइंट जहाँ पे मिला वहां से पोल को मिला दी, ये दूरी आ गई आपकी। ठीक, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बोलते हैं इसको। ठीक, अब पोल मिल गया, फोकल पॉइंट मिल गया, सेंटर मिल गया, परावर्तक तल पहले ही बता दिए थे। अब कुछ दिख रहा है मिरर में? नहीं, है भी नहीं, कहाँ से दिखेगा, इतना ही है। पूरी कहानी इतने में चलती है, जितने भी आपकी इमेज फॉर्मेशन होंगे बस। अब वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है? सेंटर से बाहर आप रख दीजिए, मान लीजिए कि पी क्यू ले लेते हैं वस्तु को। सेंटर से बाहर, एकदम सेंटर से बाहर आप रख लीजिए। ठीक है, ये पी सेंटर से बाहर रख लीजिए, सेंटर पर रख लीजिए। सी, सी पर एकदम, सी और आर के बीच में रख लीजिए। ये जो एफ है, कैपिटल एफ, इस पॉइंट पे भी रख लीजिए। एफ और पी के बीच में रख लीजिए। और कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे का मतलब कि एकदम से उसके अंदर घुसा देंगे मिरर के, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, अपनी वस्तु को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज ये होती है कि आप एफ और पी के बीच में, मतलब कितनी कंडीशन मिल गई आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, 1 2 3 4 5। मतलब कि मिरर के बीच में जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक, मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी 5 कंडीशन होगी। अब 5 के अलावा छठी जगह पे इमेज, मतलब कि ऑब्जेक्ट, अपनी वस्तु को रख ही नहीं सकते हैं। गॉट द पॉइंट। ये 5 देखो, यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम इसको जब डिटेल में कवर करेंगे तो बताएंगे आप ही के लिए, आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको जानना जरूरी है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, बट जो आप सीख रहे हैं आपको उसका याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर पॉइंट पे आपको याद दिलाते रहेंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, अभी एक पॉइंट और आएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी बताएंगे हम आपको वो क्या होता है। फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, मतलब फोकल दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये जब जब हम यूज करेंगे इन वर्ड्स को तो हम तो बताते जाएंगे, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ हम नहीं रहेंगे, आप रहेंगे, आपका नॉलेज रहेगा, एग्जामिनर रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आपकी पेन कॉपी रहेगी, सॉरी कॉपी नहीं रहेगी, पेन रहेगा, आंसर राइटिंग कॉपी रहेगी जो बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको चीजें हम लोग की हम इतनी बार रिपीट करें कि आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और समझ लीजिए भाई, इतना बताए हैं, क्या नया बता दिए हैं। ठीक, याद करना जरूरी है। देखिए, आप सोचेंगे कि बार बार वही अवतल दर्पण बना दे रहे हैं, छोड़िए, उत्तल दर्पण पे समझ लीजिए। ठीक है, आगे जब मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो उसको फिर से हम रिपीट कर देंगे। स्टूडेंट को डाउट होता है, नहीं लगता है सर को उत्तल दर्पण खाली पढ़े हुए वही उतना आता है, तो उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं रहे हैं, उत्तल दर्पण से का को बार नाम नहीं लिए हैं, डर रहे होंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं होता है, ये हो गया अवतल वाला पृष्ठ, हमने कलई कर दी इसके। तो परावर्तन कहाँ से होगा, परावर्तन होगा यहाँ से, इस वाले सरफेस से होने लगेगा परावर्तन, ये जो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है। ठीक है, अब ये लाइन, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, हमने 2 पार्ट में बनाई, ये बन के ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अब अब देखिए, इसमें इसको लिया क्यों नहीं जाता है जनरली, इसको जनरली इस वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है जो कलई कर दिया गया है, ठीक है, इधर साइड ही ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट किधर साइड होगा, जो एरिया काला कर दिया गया है,
अब वो तो काला हो गया पूरा, उधर से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, बाकी सब उधर से होगा। कैसे? ये जिस कंप्लीट सर्किल का पार्ट रहा होगा उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये जो एरिया ब्लैक हो गया उधर साइड ही होगा, ठीक है। ये तो जो सी से इसको मिलाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये वाला, ये पॉइंट होता है पोल, जिससे प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है मतलब कि जो इस पॉइंट से जो टच करती हुई एकदम निकलता है मिरर को यहाँ पे, वो होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसे डिनोट करते हैं। पूरी लाइन को, अरे जो पॉइंट मिलता है हमको ये पोल होता है आपका, इसको ध्रुव बोलते हैं। सी और पी के बीच की दूरी सेम वही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, जो हमने आपको पहले कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण वाली क्वेश्चन बताई। और ये आर को अगर आधा कर दें, हाफ, ये पॉइंट मिल जाएगा, फोकल पॉइंट मिल जाएगा हमारा। और फिर ये जो दूरी आ जाएगी फोकल लेंथ हो जाएगी ये वाली, नया क्या है, सेम वही अवतल दर्पण में बताए थे और सेम यही उत्तल दर्पण में बता रहे हैं, ठीक है। बस हाँ, इसमें चीजें बदलेंगी कैसे? बदलेंगी इस तरह से कि इसमें वस्तुओं को आप या तो अनंत पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पे, और दूसरी दूसरी आप कंडीशन यहाँ पे रखते हैं, यहाँ ये पोल से दूर, ठीक है। ये दो कंडीशन होती हैं उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक। वहां पे कितनी होती है अभी बताया गया है। उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स को कितनी कंडीशन में रखा जा सकता है? 5 कंडीशन रखा जा सकता है। अब इतनी जल्दी बोलेंगे तो कैसे काम होगा? फिर कहेंगे अरे पढ़ा ही नहीं था, हमको बेवकूफ बना दिया, ठीक है। यही होता है स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जो आपको आज पढ़ा रहा है वो भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। स्टूडेंट साइकोलॉजी को उसके टीचर से अच्छा कोई नहीं जान सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। आपको लगता है कि फ्रेंड्स थे कि आपके फ्रेंड्स आपकी मेंटल हेल्थ को जान सकते हैं, बट आपकी साइकोलॉजी को सबसे बेस्ट आपको का टीचर जानता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स तो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, झूठे कहते हैं हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, क्या का लड़का है, वो जानते हो, ठीक है। कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे चैटिंग कर रहा है, पता चला कि मोबाइल लेके बैठा हुआ है कि नहीं, हमको ऑनलाइन क्लास करनी है, क्रैश कोर्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में मतलब कि लेक्चर अटेंड करने हैं, समझ में आ रहा है, समझा रहे हैं। अब क्रैश कोर्स का लेक्चर अटेंड करने इतने में इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आ गया, हो गया तो पढ़ाई शुरू, नंबर आ जाएगा 70 में, जब 10 20 30 तो कहेंगे टीचर नहीं पढ़ाया था। ध्यान से मेहनत करिए, जितना टाइम वेस्ट हुआ उतना वेस्ट हो गया, जाने दीजिए। ये बचा हुआ जो है आपका 30 से 40 दिन का समय, ये हमको दे दीजिए आप, हमारे हिसाब से आप मेहनत करिए, हमारे हिसाब से पढ़ाई करिए, ठीक है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, गारंटी लेते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपको फिजिक्स रटाएंगे नहीं या साइंस में कोई भी रटाएंगे नहीं, आपको सब समझाएंगे, जिससे कि जो समझी हुई चीजें हैं ना वो एग्जाम हाल में क्लिक कर जाती है दिमाग में। है तो उनको आ रहा क्या है, आगे रटा देते, चलो लिखो, एक बना दिए, ये सेंटर हो गया, सेंटर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फार्मूला हो गया इसका, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमने इसी वजह से इमेज फॉर्मेशन हमेशा हमेशा कॉनकेव मिरर पे सीखना चाहिए। क्यों? वहां पे ऑब्जेक्ट को रखने की आपके पास 5 कंडीशन है, आप ज्यादा सीखते हो, और कॉन्वेक्स मिरर में जो है सिर्फ 2 कंडीशन मिलती है आपको, तो आप वहां पे उतना नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी सब उसका एरिया जहाँ पे आप उसको रख सकते हैं सब ब्लैक वाली एरिया के उधर साइड चला गया है, तो वहां कहाँ रखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ और टर्म्स यूज करने वाले हैं हम, जैसे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं रखा जाएगा, कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी होगा, समझ रहे हैं बात को, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहीं पे जाके इमेज बनेगी, तो उस इमेज का जब कैलकुलेशन करेंगे कि कहाँ से कितनी दूरी पे इमेज बन रही है, तो
कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। नॉर्मली 3 टर्म यूज होते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल वी एंड स्मॉल यू। यही तीनों यूज होंगे। का फॉर्मूला आपको बता दिए, अगर डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्टली अगर दिया रहेगा तो r/2 कर दीजिएगा, ये आपको मिलेगा कम से कम। इसके बिना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या तो ये देगा या फिर डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, एफ को हमने बताया कि ये एफ जो होता है ये आपका फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये आपकी होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये जो आपका यू होता है, देखिए हम जितनी भी मतलब कि वस्तुओं की दूरी मेजर करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा जो बनाए थे मिरर छोटा सा, कहाँ से, यहाँ से ले रहे थे, पोल से, याद करिएगा। नहीं याद आ रहा होगा तो वीडियो में पीछे जाके देखिएगा कि जितनी हम दूरी ले रहे थे, यहाँ पे हमारा सी था तो आर आया था सी से लेके पी तक की दूरी। यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट कैपिटल एफ था, तो स्मॉल एफ हम कहाँ से पाए थे, इस कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी, मतलब कि पूरी जो दूरी ली जाएगी वो पी पॉइंट से ली जा रही है, पोल से, ध्रुव से ली जा रही है। ठीक है, तो जो यू होता है, यू यू डिनोट करता है आपके ध्रुव से वस्तु की दूरी को। जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं, जिसका आप इमेज फॉर्मेशन देखना, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ध्रुव से उस पोल से वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करेंगे। और वी ये होती है ध्रुव से प्रतिबिंब, इमेज की दूरी। इंग्लिश स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी, यू ध्रुव से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। गॉट इट। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप पहले खुद देखिएगा कैसे हो रहा है, प्लस का क्या साइन है, माइनस का है, क्यों है, कैसे, एक बार हल्की रीडिंग लगाइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपको मिलेंगे तो हम कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो जो फॉर्मूला होता है हमारा इन तीनों को लेके, इन तीनों में से मतलब कि कोई दो दे के एक पूछ लेगा आपको, ठीक है, किसी दो की वैल्यू देगा, थर्ड अब अननोन कर देगा, वो कैलकुलेट करने देगा। लेकिन इसके साथ ये फॉर्मूला जरूर आ जाता है कभी कभी, ये डायरेक्टली दे के ये दे देता है आपको। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे देगा, पूछेगा कि आपको अब इसको दे देगा। अब आप सोचें कि इस फॉर्मूले में तो 3 अननोन है, हमको पता क्या है, सिर्फ एक नहीं, तो इनडायरेक्टली इसको दे के आपको ये बता चुका है। इट मीन्स 2 पता हो गया आपको, थर्ड कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा आप रीडिंग करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कैसे मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क करता है, जो साइन लिए जाते हैं, जो चिन्ह लिए जाते हैं, कब प्लस लिया जाएगा, कब माइनस लिया जाएगा, अवतल दर्पण के केस में प्लस कब लिया जाएगा, माइनस कब होगा, उत्तल दर्पण के केस में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में ये जो इनके साइन हैं वो कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव होंगे, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे लाइट में ही आपका जो परावर्तन, रिफ्लेक्शन है वो खत्म करेंगे। उसके बाद हम आपको इसी से मिलता जुलता रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, मिलता जुलता भी लेकिन अलग भी है, मिलता जुलता रहेगा, अलग रहेगा, वो लेंस से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन का है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई होने वाली है, आपको तरीके से बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको सारी चीजें कवर की जाएंगी। और यकीन मानिए बहुत आपको मजा आएगा चीजों को जिस तरह से पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आपके पास नो डाउट टाइम जो बचा है, आपको लगता है कि टाइम है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन जितना है वो सफिशियंट है, इतना भी कम नहीं है। आप अभी से लग जाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम को रिपीट करेंगे जो भी बताया गया है और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।